साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, जैसा मेरा आपसे एक वादा था कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के आगामी एग्जाम से पहले मैं टॉपिक वाइज, चाहे आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट हो, चाहे हिंदी हो, जो भी मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वे डिटेल एनालिसिस के साथ, डीप एनालिसिस के साथ आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। और आज इसका 5वां 6वां क्लास है। बाकी मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे आईएनएम हो, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो। तो आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है, वो आज का जो टॉपिक रहना वो क्या है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट को लेकर। और आज का टॉपिक मार्ले मिंटो सुधार। इससे बिल्कुल एक एक गंभीर प्रश्न आते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न को लेते हैं। क्वेश्चन एक क्या है कि हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। ये क्या होता है? हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल। इस सब चीज़ों को समझेंगे बिल्कुल डिटेल के साथ। तो आपको थोड़ा-सा याद रखना है कि ये जो आया था, आपको याद रखना है कि मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार जो आया था एक्ट, इसी के तहत जो है हिंदू और मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल का जो है नियम बनाया गया था। क्या है अलग निर्वाचन मंडल? आइए समझते हैं। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा मार्ले मिंटो सुधार के बारे में, ये क्या था? आइए समझते हैं। पहला चीज़, तो ये जो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में जानना है तो याद रखना है कि यह भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में एक एक्ट बना था। इंडियन काउंसिल एक्ट, एक यानी कानून बना था। सिंपल सिंपल सी बात है। यह ब्रिटिश संसद में कानून बना था। यह वहीं का एक एक्ट था, वहीं द्वारा एक कानून बना गया था, जिसमें जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता। समझ लीजिए आप। अब अंग्रेजी हुकूमत कहाँ शासन कर रही? भारत में। लेकिन भारत के लिए जो भी कानून बन रहा है, वो भारत के संसद में नहीं बन रहा है। वो कहाँ बन रहा है? वो ब्रिटेन के संसद में बन रहा है। और वहाँ पे 1909 में एक अधिनियम पारित हुआ था, जिसे हम लोग बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। और इस अधिनियम का वास्तविक नाम क्या? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। उसी संसद का एक अधिनियम था जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम जाने। इसमें क्या था? इस अधिनियम में, इस कानून में, इस नियम में, तो इसने विधान परिषदों के संबंध में कुछ सुधारों की शुरुआत की। और यह सुधार ब्रिटिश भारत के शासन में भारतीयों की भागीदारी को सीमित अनुपात में बढ़ाने में मदद कर सकता था। इसमें यह था कि जो विधान परिषद के संबंध में, यानी जो वहाँ पे इंडियन काउंसिल था, उसमें भारतीय विधान परिषद था, इसमें भारतीय यानी भारतीयों को भी जो है इसमें हिस्सा मिले, भारत भी विधान परिषद सदस्य बने, इसके बारे में था। थोड़ा सा और डिटेल जानते हैं। इसमें कौन थे? जॉन मॉर्ले थे, जो उसमें भारत के सचिव और भारत के चौथे वायसराय के पदाधिकारी थे। और मिंटो के बाद मार्ले मिंटो सुधार के रूप में माना जाता था। मार्ले में, तो ये इनके बाद, जॉन मार्ले के बाद जो है इनका जो सुधार किए थे मिंटो जी, इनके बाद जो है मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार क्या था? हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल पेश किए। कुछ निर्वाचन क्षेत्र मुसलमानों के लिए पंजीकृत थे और केवल मुसलमान उस क्षेत्र में अपने प्रतिनिधियों के लिए मतदान कर सकते थे। याद रखिए। जैसे ये क्या होता है अलग निर्वाचक मंडल या पृथक निर्वाचक मंडल? ये क्या होता है? जैसे कि ये कोई अ, यहाँ पे हिंदू है, मुसलमान है। अब यहाँ पे मैं ये बोल दिया यहाँ पे हिंदू भी है, मुसलमान है। अब यहाँ का मैं किया कि यहाँ पे मैं मुसलमानों के लिए, यानी जैसे यहाँ पे है कि कुछ, जैसे कुछ निर्वाचन क्षेत्र थे, कुछ एरिया ऐसे थे जहाँ पे केवल मुसलमानों के लिए पंजीकृत था, यानी वहाँ पे केवल मुसलमान उस क्षेत्र में अपने प्रतिनिधियों के लिए मतदान कर सकता है। अब यहाँ पे हिंदू भी है, मुस्लिम है। अभी क्या है कि यहाँ पे कोई भी चुनाव लड़ा तो इसमें हिंदू भी वोट देते हैं, मुस्लिम वोट देते हैं। अब मान लीजिए कोई एरिया का ऐसा है जहाँ पे हिंदू ज़्यादा है। अब कोई मुसलमान यदि व्यक्ति खड़ा हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो मुसलमान हार जाएगा। हालांकि अब तो दूसरी कंडीशन है कि उस समय में धार्मिक, अगर हम बात करेंगे तरीके से, तो यहाँ पे ये होगा कि ये नियम बना दिया गया कि वो कुछ कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्र थे जिनको रजिस्टर्ड कर दिया मुसलमानों के नाम, कि यहाँ पे केवल मुसलमान ही वोट दे सकते हैं। ऐसे कुछ हिंदुओं के लिए कर दिए गए थे। तो यानी हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र उसको आरक्षित कर दिए थे। इसी बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार। ये उस समय प्रतिनिधि मतदान कर सकते थे। इस सुधार में किए गए कुछ और नियम थे कि केंद्रीय विधान परिषद में 16 से 60 सदस्यों तक बढ़ाया जाए। यानी जो 16 पहले भारतीय सदस्य रहा करते थे केंद्रीय विधान परिषद में, अब 60 सदस्य हुए। ये सुधार करने के लिए यहाँ पे अनुमोदित किया गया था। दूसरा कि प्रेसिडेंसियों की विधान परिषदों को संयुक्त प्रांत मद्रास, बम्बई और बंगाल प्रेसिडेंट में सदस्यों के आकार को बढ़ाकर 50 कर दिया जाएगा। ये कुछ सुधार में ये कुछ नियम लाया गया कि पहले 16 से 60 किया जाएगा। दूसरे, ये जो कुछ प्रांत मुख्य, कुल 11 प्रांत रहा करते थे, ये जो कुछ मुख्य प्रांत थे,
जैसे संयुक्त प्रांत, मद्रास, बम्बई, बंगाल प्रेसिडेंट, इसमें सदस्यों के आकार को बढ़ाकर 50 कर दिया जाए, यानी जो पहले सदस्य अब उसको बढ़ा 50 किया जाए। तथा बर्मा, असम और पंजाब की विधान परिषदों को बढ़ाकर प्रत्येक 30 सदस्यों का किया जाएगा। ये हुआ। साथ में पदेन जो सदस्य गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद के सदस्य होते हैं, ये साथ में कुछ और किया गया। यहाँ पे कुछ नामांकित अधिकारी सदस्यों को गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, ये आ गया। तथा जो मनोनीत गैर अधिकारी सदस्य थे उन्हें भारत के गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए जाएंगे, लेकिन वे सरकारी अधिकारी नहीं होंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज था। यानी जो गैर अधिकारी सदस्य थे, यानी जो मतलब यहाँ पे जो विधान परिषद के अध्यक्ष सदस्य थे जो गैर अधिकारी थे, उन्हें भारत गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाएगा, यानी वो नामित किए गए थे, यानी चुनाव लड़कर नहीं आते, और वे सरकारी अधिकारी नहीं होंगे। ये निर्वाचित सदस्य को भारतीय नागरिकों से विभिन्न श्रेणियों द्वारा चुना गया था, ये कुछ थे। साथ में यहाँ पे निर्वाचित सदस्य मुस्लिम, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जमींदार, विश्वविद्यालय, स्थानीय निकाय, और ये इससे संबंधित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी मार्ले मिंटो सुधार में। ठीक, इसमें जो है ये कुछ चीज़ें थी, आप पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे आप जाएंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल प्रदान किया गया था। ये किस में हुआ था? तो आपको याद रखना है मार्ले मिंटो सुधार में। ये 1909 में आया था, इसमें हुआ था, है कि नहीं? आपको समझ लेना है कि जो 1909 का ब्रिटिश संसद था उसमें मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ये एक अधिनियम पारित किया गया, जिसमें हिंदू मुसलमानों को अलग अलग निर्वाचन मंडल पेश किया गया। क्या है निर्वाचक मंडल अलग अलग, इसके बारे में बता दिया। ये कुछ डिमांड थे जो मैं पहले आपको बता दिया हूँ, ये सभी चीज़ें। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको मार्ले मिंटो सुधार के बारे में चीज़ों को समझ लेना है। आइए 2 प्रश्न और लेते हैं। तो किस किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है? अब इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो प्रांतीय विधान परिषद था उसमें किस सुधार अधिनियम के तहत गैर सरकारी बहुमत पेश किया गया था? गैर सरकारी बहुमत, समझ लीजिए। तो ये किस में किया गया था, आपको याद रखना है। तो अलग अलग तरह के प्रश्न पूछा जा सकता है एक ही प्रश्न को। मार्ले मिंटो सुधार, गैर सरकारी बहुमत क्या है? अब आप समझिए, जब यहाँ पे आप पढ़ रहे थे तो यहाँ पे ये था, थोड़ा समझिएगा। तो मार्ले मिंटो सुधारों के तहत शाही विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, ये पहला नियम था। दूसरा क्या था कि जो प्रांतीय परिषद में गैर आधिकारिक बहुमत पेश किया गया था, लेकिन चूंकि इनमें से कुछ गैर अधिकारी नामित किए गए थे और चयनित नहीं थे, इसलिए समग्र गैर निर्वाचन बहुमत बना रहे थे, इसलिए विकल्प 4 सही। ये आपको समझ लेना है, ठीक। अब थोड़ा समझते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार का जो मसौदा 1909 में ब्रिटेन की संसद में बना था, इसे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, इसका ये दूसरा नाम है। लॉर्ड मिंटो उस समय कौन थे? ये वायसराय थे। और मार्ले मिंटो सुधार के दौरान मार्ले कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे। दोनों याद रखना है कि मार्ले कौन थे? मार्ले कौन थे? उस समय के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, सॉरी लॉर्ड मिंटो वायसराय थे, और मार्ले कौन थे? उस समय भारत के राज्य सचिव थे। इन्हीं दोनों के नाम से मार्ले मिंटो सुधार लिया गया। इस अधिनियम में क्या था कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पेश किया गया, यानी भाई कोई हिंदू मुस्लिम का एरिया है और मुस्लिम वहाँ पे केवल वोट देंगे, या हिंदू मुस्लिम का एरिया उसमें हिंदू केवल वोट देंगे, तो ये सांप्रदायिक यानी धर्म के आधार पर इनको उनका प्रतिनिधित्व के मौका दिया गया, प्रतिनिधित्व पेश किया गया। तो यहाँ पे इसलिए इसे ये भी बोला जाएगा, ठीक। अब जो एसपी सिन्हा थे, यार मार्ले मिंटो सुधार ने चुनाव के सिद्धांत को पेश किया था। चुनाव सिद्धांत क्या होना चाहिए, भी याद रखना है। एसपी सिन्हा जो थे वो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पहला भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया। तो जो पहला गवर्नर जनरल का कार्यकारी परिषद था उसमें पहला जो सदस्य नियुक्त किया कोई भारतीय, तो कौन थे? एसपी सिन्हा थे। ये आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, अब मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ ये किस वर्ष हुआ? तो आपको इसके बारे में तो कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए। आपको कब हुआ? आपको याद रखना है कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था 1909 में, ये सन तो बिल्कुल आपको भूलना नहीं चाहिए। तो ये कब हुआ था? 1909 में हुआ था, ठीक। कुछ चीज़ें और जान लेते हैं मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कि यह 1909 में हुआ। इसको इस नाम से भी जानते हैं, जॉन मार्ले और लॉर्ड मिंटो के नाम पे इसका मार्ले मिंटो सुधार नाम पड़ा था। जॉन मार्ले कौन थे? भारत के राज्य सचिव थे। लॉर्ड मिंटो कौन थे? वायसराय थे उस समय के। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य था क्या कि भारत के शासन में भारतीय भागीदारी बढ़ाने के लिए, कि अब जो भारतीय विधान परिषद का गठन हो उसमें भारतीय भी हिस्सा ले सकें। इसको बढ़ाने के लिए जो है इनके द्वारा सुधार लाया गया था। इसमें सबसे बेकार काम क्या किया गया कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, हिंदुओं के लिए भी ऐसे कुछ चिन्हित किया गया, और जिससे भारत में क्या है सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की शुरुआत को चिन्हित किया गया। भाई आप हिंदू मुस्लिम को इस तरीके से बांट रहे हैं तो इससे ये भी हुआ कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व बढ़ा। इसमें केंद्र और प्रांतीय दोनों स्तर पर विधान परिषदों में भारतीयों की संख्या में भी वृद्धि हुई। यानी जो है यहाँ पे केंद्र और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषद में भारतीयों की संख्या वृद्धि हुई। ये तो आपने पढ़ा है
कि ये कहा गया कि भाई इनकी संख्या बढ़ाई जाए, जो 16 से अब 60 किया जाए। ये सुधार बढ़ते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन और सरकार में अधिक भारतीय भागीदारी की मांग के जवाब में थे, क्योंकि उस समय जो है राष्ट्रवादी आंदोलन अपने चरम पे था 1909 में। ठीक, और उन्हीं के लिए कि भारतीय को भागीदारी मिले, तो ये उसके जवाब में उनके लिए कानून लाया गया था। ठीक, कुछ सुधारों के बारे में जान लेते हैं। 1935 में जो भारत सरकार का भारतीय इंडियन भारत सरकार अधिनियम एक्ट आया था 1935, इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि जो ब्रिटिश भारत की अंतिम स्वतंत्रता पूर्व संविधान था और एक संघीय ढांचे के निर्माण की नींव रखा था। जो भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, इसमें क्या था, यह स्वतंत्रता से पहले एक कोई संविधान था जो है एक संघीय ढांचे का निर्माण की नींव रखा। ये अगर बोलेंगे संविधान जो बाद में बना स्वतंत्रता पूर्व, उसका ये बेस का काम करता था। इसके बेस पे आगे की चीज़ें संविधान में नियमें वगैरह बनाई गई। 1919 का क्या था? ये इसे 1919 का जो था भारत सरकार अधिनियम 1919 था, इसे माउंटबेटन चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। माउंटबेटन चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें क्या हुआ कि इस वर्ष शुरू किया गया था। इन सुधारों ने विधान परिषदों का विस्तार किया और प्रांतीय सरकारों में द्वैध शासन, याद रखिए द्वैध शासन समझ लीजिए। तो यहाँ पे द्वैध शासन से याद रखिएगा, ये शासन, ये द्वैध शासन था। इसका जो है ये किस सुधार में, तो माउंटबेटन चेम्सफोर्ड सुधार में। और ये भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये बनाया गया था। 1942 का क्या था, तो याद रखिए कि 1942 सबसे महत्वपूर्ण डेट है, क्योंकि इसी दिन इसी साल भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक, ठीक, और यह ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा ये किया गया अंतिम आंदोलन था। इसके बाद 47 में आज़ादी मिल गई थी, और यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण इसका आंदोलन था, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के अंत की मांग की गई थी, और हुआ भी 1947 में। तो ये 1942 का याद रख लीजिएगा। अब यहाँ से कुछ याद कर लेते हैं कि 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, इसके संदर्भ में ये प्रश्न है कि 1900 जो मार्ले मिंटो सुधार था, यानी जिसे बोलेंगे, तो ये इसके बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, सही कथन पर विचार करना है। तो अब ये याद आपको रखना है भाई, कि ये चीज़ आपको याद रखना है कि क्या इसे भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। इसने क्या किया, विधान परिषदों की ताकत बढ़ाई, बिल्कुल संख्या बढ़ाई थी तो ताकत भी बढ़ाएगा। साथ ही मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल का अधिकार भी दिया गया, बिल्कुल। तो सांप्रदायिक इसे एक कहते हैं कि सांप्रदायिकता के रूप में मार्ले मिंटो सुधार ये जो था, ये उनको बांटने का भी कार्य किया था। तो यानी इसमें कौन सही है, तो आप बोलेंगे सर ए बी सी तीनों सही। आपको याद रख लेना है। ठीक, अगले बात करेंगे। तो थोड़ा-सा जान लेते हैं इस मार्ले मिंटो सुधार के बारे में। तो 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, ये 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। इसे भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। यह भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किए गए महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। ठीक, ब्रिटिश सरकार द्वारा, याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के हक के लिए कि उनकी भी संख्या बढ़े भारतीय परिषद में, ये उनके द्वारा किया गया एक सुधार था, उनके कहे के अनुसार। ठीक, यह औपनिवेशिक काल के दौरान, यानी अंग्रेजी जो शासन था, हुकूमत था, उसके दौरान भारतीय राजनीति पर इनके प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है इसे। मार्ले मिंटो सुधार के वास्तव में 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको पता है वायसराय लॉर्ड मिंटो और जॉन मार्ले के बारे में। ये कौन थे, भारत के राष्ट्र सचिव थे, और मिंटो साहब कौन थे, वायसराय थे। ये आपको याद रखना है। इसमें क्या-क्या नियम बनाया गया, आपको फिर से याद रखना जरूरी, मैं इसी क्लास में ही याद करवा दूँगा आपको, चिंता मत करिए। मार्ले मिंटो सुधारों ने सदस्यों की संख्या वृद्धि करने, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों विधान परिषदों को विस्तार किया कि भाई जो मार्ले मिंटो सुधार में क्या सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, भारतीयों की बढ़ाया जाए। सुधारों ने भारतीयों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की अनुमति दी, हालाँकि अधिकांश सीटें अभी भी ब्रिटिशों के पास थी। ये भी हुआ कि भारतीयों को ज़्यादा सीटें देने के लिए इसमें मनाया गया। एक सबसे महत्वपूर्ण था कि मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल का अधिकार दिया गया। इसी के अनुसार ये आपको याद रखना है कि भाई जो मुसलमानों को अलग-अलग उनका एक अलग निर्वाचन मंडल हो, यानी आप कोई भी हिंदू मुस्लिम एरिया उसमें मुस्लिम वोट दे सकते हैं। तो उनके कुछ निर्वाचन क्षेत्र उनके लिए रजिस्टर्ड किया गया, आरक्षित किया गया, पंजीकृत किया गया। तो ये निर्वाचक उनके लिए अलग मंडल का यहाँ पर शुरुआत किया गया। मार्ले मिंटो सुधार सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव में से एक मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत हुआ था। ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। इसका मतलब था कि मुसलमान विधान परिषद के प्रतिनिधित्व का चुनाव कर सकते थे और उनके वोटों का सम्मान निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं गिना जाएगा। ये आपको याद रखना है। तो इसलिए ये सभी कथन क्या है, सत्य है। अगले प्रश्न में आते हैं थोड़ा-सा। तो ये प्रश्न जो अगला है कि भाई जो 1909 है, ये जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम है, ये मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। कुछ और चीज़ याद रख लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मार्ले मिंटो सुधार है,
ये 1909 मार्लियामेंटो या मार्लिया सुधार के नाम जाना जाता है। ये यूनाइटेड किंगडम की संसद में यह अधिनियम पारित हुआ था ब्रिटिश भारत के शासन द्वारा। ये आपको याद रखना है, इसमें कुछ चीज़ जो था। और 1909 का जो चेम्सफोर्ड सुधार था, इसमें 3 बातें थी महत्वपूर्ण, आपको याद रखना है 1919 का। पहला था कि प्रांतों में द्विशासन या दोहरी सरकार की शुरुआत हुई। इसमें जो आंग्ल भारत थी, एंग्लो इंडियन जिन्हें बोलते थे, या जो यूरोपीय सिख थे, या महिलाओं को एक अलग निर्वाचन मंडल दिया गया। जैसे निर्वाचन मंडल समझ गए ना, अलग निर्वाचन मंडल, कि जहाँ पे मान लें हिंदू मुस्लिम है, तो अगर मुसलमानों को निर्वाचन अलग मंडल दे दिया तो मुसलमान ही वोट दे सकते हैं। तो हिंदू अगर कोई भी खड़ा हो जाए, मुसलमान ही जीतेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जो चेम्सफोर्ड सुधार था, उसमें एंग्लो इंडियन का अधिकार, ये निर्वाचन मंडल दिया गया था, यूरोपीय सिखों को दिया गया, महिलाओं को दिया गया, तथा भारत में सार्वजनिक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी इसी साल 1926 में की गई थी, इसी चेम्सफोर्ड सुधार के अंतर्गत। अगला कि जो निम्न में से किसे भारतीय विधायिका द्विसदन बनाई गई थी, किस क्या कहते हैं द्विसदनी बन गई थी, तो आपको याद रखना है कि द्वैध शासन की शुरुआत किसमें, द्वैध शासन के बारे में किसमें बताया गया था, आपको याद रखना है द्वैध शासन, या बोलेंगे द्विसदनी, तो किसके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में, तो इसका आपको याद रख लेना है। ठीक, तो ये 1919 में हुआ था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जानना जरूरी है। पहली चीज़ ये कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था, ये 1918 में क्या हुआ था कि राज्य के सचिव जो थे एडविन मॉन्टेग्यू, इन्हीं के नाम से मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार थे, और उसमें के जो वायसराय रहा करते थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, उनके द्वारा संवैधानिक परिवर्तन की एक योजना यानी जो संवैधानिक नियम है उसमें कुछ बदलाव किया जाए, उसमें कुछ सुधार किया जाए, और उसी योजना के तहत 1919 में भारत सरकार अधिनियम आया। और फिर 1919 में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। 1921 में क्या हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किया गया। 1900 में बन गया था, लेकिन लागू कब किया गया, 1921 में। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकार में भारतीयों के प्रतिनिधित्व को आश्वासन देना था। यानी अब जो है जो अब ब्रिटिश सरकार, इसमें भारत के लोग भी सदन में शामिल होंगे, तो ये उनकी तरफ से आश्वासन भी था, ये बात थी। तथा सरकार के केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तर पर अधिनियम ने सुधारों का अधिनियमित किया। याद रखना है कि इसमें 2 सदन हुआ करते थे, निचला सदन, उच्च सदन, जैसे आज है क्या कहते हैं कि विधानसभा, माफ़ करिए, लोकसभा, राज्यसभा। तो निचला सदन, जिसे केंद्रीय विधानसभा के रूप में भी जाना जाता था, निचला सदन को क्या कहा जाता था, केंद्रीय विधानसभा। और उच्च सदन क्या बोला जाता था, राज्य परिषद, इसके रूप में जाना जाता था। इस अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया, इसी अधिनियम द्वारा 2 क्या कहते हैं यहाँ पे दो चीज़ें, एक केंद्रीय विधानसभा के स्तर पर निचला सदन बनाया गया, और उचला सदन राज्य परिषद के स्तर पर बनाया गया। इस प्रकार से अधिनियम ने भारत में द्विसदनी व्यवस्था, आज जो भारत में द्विसदनी व्यवस्था, एक तरह से देखा जाए लोकसभा राज्यसभा, ये इसी चेम्सफोर्ड सुधार का ही नींव है। कहा जाता है कि नए नियमों ने सांसदों को बजट के एक हिस्से पर मतदान करने, स्थगन प्रस्ताव को पारित करने और प्रश्न पूछने की अनुमति दी। इसी चेम्सफोर्ड सुधार में क्या हुआ कि अब जो है, जो भी सांसद हैं वो बजट के हिस्से पर मतदान कर सकते हैं। बजट, जो भी सरकारी बजट बनेगा हर साल, उस पे मतदान कर सकते हैं, हालाँकि इनको पहले अनुमति नहीं थी। साथ में वो इस प्रस्ताव पर कि बजट सही है कि नहीं सही है, शिक्षा पे जो खर्च करे सरकार सही है कि रक्षा पे खर्च करे सही है कि नहीं सही है, तो इस पे जो है प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिल गया। साथ में 75% बजट के लिए अभी भी एक वोट नहीं था। गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद अनिवार्य रूप से विधायी परीक्षण से मुक्त थे। तो ये सभी चीज़ें था। यानी आपको याद रखना है कि ये जो अब भी 75% बजट के लिए अब भी एक वोट नहीं था, ये नहीं था। गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारी परिषद अनिवार्य रूप से विधायी निरीक्षण से मुक्त थे। यानी ये जो गवर्नर जनरल है और कार्यकारी परिषद, इसमें जो है जो भी क्या कहते हैं सदस्य हैं विधायिका के, वो इनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, वो अब भी उनके निरीक्षण से मुक्त थे। ये वो अपने लिए अलग तरीके का प्रावधान बनाए थे। विधायिका की कई सीमाओं के अधीन थी। पहला चीज़ कि एक उपाय प्रस्तुत करने के लिए जो मौजूदा कानून या गवर्नर जनरल के अध्यादेश को परिवर्तित करेगा, विदेशी मामलों से निपटेगा, भारतीय राज्य सशस्त्र बलों के साथ संबंध, गवर्नर जनरल की मंजूरी की आवश्यकता होगी, याद रखना पड़ेगा। केवल विधायिका अपने तरीके से कानून नहीं बना सकती, इनकी अनुमति जरूरी है। साथ में भारतीय विधायिका भारत के संबंध में ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाए गए किसी भी कानून को संशोधित करने में परिवर्तित करने में असमर्थ है। यानी भाई, अगर ब्रिटिश संसद में कोई कानून बन गया, तो भले आप भारतीय संसद में भारत के लोग, अगर कोई नेता है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, ये चाहेगा बदलाव कर देता, नहीं हो पाएगा। यानी जो ब्रिटिश संसद में कानून बना वो सबसे सर्वोपरि रहेगा, उससे यहाँ का संसद यानी यहाँ की विधायिका भी नहीं बदल पाएगी, भारत की विधायिका जिसमें भारत के नेता रहेंगे। तो ये कुछ थी यहाँ पे। चेम्सफोर्ड सुधार द्वैध शासन पर आधारित था कि अब एक निचला सदन होगा, एक ऊंचा सदन होगा। निचले सदन केंद्रीय विधानसभा बोला गया और ऊंचले सदन को राज्य परिषद बोला गया। तो इसी को बोलेंगे द्वैध शासन, यानी द्विसदनी व्यवस्था बोलते हैं, जो आज भी लागू है। तो इस तरह की चीज़ें थी उस समय। अगर हम देखे जाए तो अधिनियम ने प्रांतीय सरकार की कार्यकारी शाखा के लिए द्वैध शासन बनाया गया और 8 प्रांत बनाए गए, असम, बंगाल, बिहार,
ना। इन 8 प्रांतों में ये द्वैध शासन लागू हुआ। ये द्वैध शासन के अधीन कौन कौन से प्रांत थे? ये कुल 11 प्रांत थे, उनमें से 8 असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, ये सभी उसके अधिकारी थे। द्वैध शासन प्रणाली के तहत क्या हुआ? क्षेत्रीय प्रशासन को बढ़ते अधिकार प्राप्त हुए। इसमें 2 सूचियों में विभाजित किया गया, स्थानांतरित सूची, आरक्षित सूची। ठीक, तो ये कुछ सूचियाँ भी बनाई गई। ठीक, तो ये कुछ था। इसमें कौन कौन सी, इसमें राज्यपाल को नौकरशाहों की अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से आरक्षित सूची के तहत विषयों को संभालना था। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल करा। अगर हम बात करेंगे प्रांतीय विधान परिषदों में किस सुधार अधिनियम के तहत गैर सरकारी बहुमत पेश किया गया, तो ये मैं बता दिया, मार्ले मिंटो सुधार में गैर सरकारी जो अधिकारी थे उनके बहुमत के लिए बारे में बताया गया था। ठीक, तो ये मैं चीज़ों आपको बता ही दिया हूँ। ठीक, आगे हम बढ़ते हैं। पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करता है अलग से मुसलमानों के लिए, तो ये मार्ले मिंटो सुधार, ये मैं बता ही दिया हूँ। ठीक, तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि ये जो इसके पृथक निर्वाचक मंडल के जनक है लॉर्ड मिंटो हैं, ये आपको याद रखना है। 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। ठीक, साथ में आपको याद रखना है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में।